हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। देखिए, आज की जो क्लास बेस्ड है द हिंदू के ओपिनियन पेज के इस आर्टिकल पे जो लिखा गया है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट पे फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। जब हमला हो जाएगा चाइना का ताइवान पे, जल्दी ही होने वाला है ऐसा हमें लगता है, उस केस में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस खुले हैं चाइना से निपटने के लिए, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। शुरू करेंगे आर्टिकल को ऑफ कोर्स अपने क्विज के साथ। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ऊपर मिलेगा आपको एक कॉम्प्रिहेंशन का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और नीचे आपको मिलेंगे वोकैब और ग्रामर के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि मन से आप चीज़ों को सीखें और 8-9 नंबर्स इस क्विज़ में आपको मिलें। क्लास के लास्ट में क्विज़ का मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज इस क्लास को मैं नाइट में रेडी करके जा रहा हूँ। सुबह मुझे निकलना है दिल्ली के लिए। कुछ दिन दिल्ली में काम रहेगा ऑफिस की तरफ से, वहीं रहना होगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं जितनी क्लासेस हो सकें पहले से एडवांस में रेडी हूँ, ताकि आपका एक भी ब्रेक बीच में ना आए। चलिए, कह रहे प्रिवेंटिंग अ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। प्रिवेंट करना है यानी कि रोकना है चाइना ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को, आपसी झगड़े को। कॉन्फ्लिक्ट तो समझते हो ना, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, झगड़े की बात करता है। अच्छा, कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई, और कौन करेगा? इंडिया नीड्स टू इनेक्ट टफर पॉलिसीज टू सर्व इट्स ऑन इंटरेस्ट। भारत जो है उसको ज़रूरत है, नीड है कि वो इनेक्ट करे। देखिए, इनेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी कानून को, रूल को, ढांचे को, फ्रेमवर्क को, पॉलिसी को। तो भारत को ज़रूरत है कि वो इनेक्ट करे, बनाए और ज़्यादा कड़ी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा कड़े नियमों को, जो सर्व करते हों, जो अच्छे से फ़ायदा देते हों भारत के खुद के इट्स ऑन इंटरेस्ट को, यानी भलाई को। तो कुछ चाइना को लेकर के ऐसी पॉलिसी हमें बनानी है कि जिस दिन चाइना ताइवान पे हमला करे, हम भी अपना खेल कर सकें बॉर्डर पे, हम भी चाइना को पीछे धकेल सकें, हम भी चाइना को अंडर प्रेशर ला सकें। और कुछ ऐसा हम प्लान करें कि चाइना कभी ताइवान पे हमला ही ना करे, इस देश की आज़ादी हमेशा बनी रहे। मीनिंग समझ गए आप सेंटेंस का? इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। अब ये जो इनेक्ट वर्ड मैंने आपको बताया, इस पर आपने ध्यान दिया होगा, कानून, पॉलिसी, प्रिंसिपल्स के साथ ये वर्ड यूज़ होता है। ये चीज़ें आपको क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती हैं। मेक अ पॉलिसी या मेक अ रूल की जगह आप लिखते हैं इनेक्ट अ पॉलिसी या इनेक्ट अ रूल। तो ये को लोकेटरी वर्ड्स होते हैं जो एक साथ एक ही लोकेशन पे पाए जाते हैं। इनेक्ट साथ में रूल साथ में पॉलिसी, है ना, ध्यान रखना इनका। ऑन का मतलब होता है खुद का, और ऑन नाम का वर्ड जब भी नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म में आपको मिले, इससे पहले आपको एक पजेसिव मिलेगा। माई ऑन, योर ऑन, आवर ऑन, देयर ऑन, इट्स ऑन, हर ऑन, हिज ऑन। ठीक है, ये उसका खुद का डिसीजन था। तो इट वॉज हिज या हर ऑन डिसीजन। तो हिज, हर, माई, आवर, ये आपको हमेशा ऑन से पहले लगाना है। जब भी खुद की ये बात करे या नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म में लगाओ, बात करेगा ये खुद की। चलिए आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट 5-6 वर्ड्स हैं आज, डाउनलोड कर लेना। आपके टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मिला है आपको, उसमें ये शीट जो है शाम को रोज़ अपलोड होती है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ मैं।
देखिए जक्सटेपोस बड़ा ही प्यारा वर्ड है। जक्सटेपोस मतलब क्या होता है इस वर्ड का? दो चीज़ों को आजू बाजू रख के, साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करना। और ज़रूरी नहीं है ये फिजिकली रखी जाएं, आप दिमाग में भी रख सकते हैं। मैं आपको बोलूँ आइसक्रीम खाओगे या खीर खाओगे, तो आपने दिमाग के एक तरफ आइसक्रीम रखा, एक तरफ खीर रखा, फिर आप सोचने लगे मौसम कैसा है, मौसम ठंडा है तो यार ठंडी खीर तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो आप कंपैरिजन करते हो ना, चाहे दिमाग में चाहे सामने रख के, इसी कंपैरिजन को आजू बाजू में रख के करने को कहते हैं जक्सटेपोज करना। आई ऑलवेज जक्सटेपोज माई पास्ट एंड प्रेजेंट टू सी माई प्रोग्रेस। मैं हमेशा आजू बाजू रख के जक्सटेपोज करके रखता हूँ मेरे पास्ट और प्रेजेंट को, मेरी प्रोग्रेस को देखने के लिए, मेरी तरक्की को असेस करने के लिए। ठीक है, ये वर्ड आप सबको आता होगा मुझे पता है, फिर भी दिमाग में रखना। जो जिनको नहीं आता तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज के आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है छुपा हुआ, वेल्ड, हिडन, लेटेंट, जो आपको दिखे नहीं बस अंदर हो, है ना। वेस्टेड इंटेंशंस वो इंटेंशंस हैं जिन इरादों को आप समझ नहीं पाए। पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट आर अपोजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। बहुत ही पावरफुल छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं वो अपोज कर रहे हैं इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, इन सभी विकास के प्रोजेक्ट्स को इस एरिया में। समझ गए? वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट है जो छुपा हुआ है, मैंने बताया नहीं आपको, बस मैं उसके बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को यहाँ आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे बहुत बार आता है। वेस्टेड इंटरेस्ट नाम का फ्रेज जो है को लोकेशन फ्रेज है, इसको आप अक्सर एक साथ देखते हैं। अल्टीरियर भी बोलते हैं वेस्टेड को, छुपे हुए को अल्टीरियर भी बताया जाता है। चलिए, अगला वर्ड है एम्बोल्डन। देखिए, आपने सुना होगा बोल्ड, ये लड़का बड़ा बोल्ड है, ये लड़की बड़ी बोल्ड है। बोल्ड का मतलब होता है साहसी या मुंहफट, जो बोलने में करने में ज़्यादा कुछ शर्म परहेज ना करे। और एम्बोल्डन जो वर्ब है ना, इसका मतलब होता है किसी को साहसी या वो बना देना, बोल्ड बना देना, किसी को एनकरेजमेंट देना, है ना। इस तरीके से कोई चीज़ आपको एम्बोल्डन करेगी जिसकी वजह से आपको बड़ा जोश आएगा अंदर से। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। हिज सक्सेस एम्बोल्डन हिम। उसकी कामयाबी ने उसको बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया, एनकरेज कर दिया। और क्यों? टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस व्यापार को और एक्सपैंड करने के लिए। समझ पा रहे हो ना? अच्छा रिजल्ट आया आपका, मॉक में अच्छे नंबर आए, तो वो नंबर आपको एम्बोल्डन कर देंगे, आपको और ज़्यादा साहस देंगे, बोल्ड बनाएंगे। चलिए, वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, बिल्कुल ब्रेक करके मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, बोल्ड या साहसी बनाने को अंग्रेजी में इनविगरेट करना भी बोलते हैं। विगर क्या होता है? जोश। इनविगरेट मतलब आपके अंदर इन विगर यानी जोश को भर दिया गया है। ठीक है, ऐसे इस वर्ड को याद करना है। एनर्जाइज, बूस्ट, एक्सिलरेट, और भी वर्ड्स हैं इसके लिए, BUOY बॉय, सभी इसके सिनोनिम है साहस देने के। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये इनविगरेट वर्ड जरूर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखोगे। अगला वर्ड है अपने पास लेवरेज। देखिए, लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस, दबदबा, प्रभाव, है ना, इसको बोलते हैं लेवरेज। नाउन फॉर्म में दबदबे को बोलते हैं, प्रभाव को बोलते हैं, और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव या दबदबा लेना। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ दोनों ही तरीके से। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करते हैं, पैसा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फॉर्म में, ताकि उनको पॉलिटिकल लेवरेज मिल सके, सियासी एडवांटेज मिल सके। तो ये हो गया नाउन फॉर्म पॉलिटिकल लेवरेज, है ना। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज़। आपको ज़रूरत है कि आप फ़ायदा उठाएं, लेवरेज करें, एडवांटेज लें अपनी एक्सपर्टीज़ का, अपनी कुशलताओं का, टू गेट अ गुड जॉब इन टुडेज़ मार्केट, आजकल के बाज़ार में अच्छी जॉब को पाने के लिए। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आप लेवरेज वर्ब फॉर्म में देखेंगे। जो भी चीज़ है उसका अगर आप प्रभाव उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं ना, तो वो लेवरेज करते हैं। लास्ट वर्ड है आपके पास एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस होती है जी पाँव की बेड़ी, जो आपको आगे ना बढ़ने दे, रास्ते का रोड़ा जो आपके रास्ते में, समझ गए ना, एनकम्बरेंस। करप्शन इज़ अ मेजर इनकम्बरेंस। करप्शन एक बहुत बड़ी पाँव की बेड़ी है, रास्ते का रोड़ा है,
इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, भारत की विकास की कहानी का। अब ये रास्ते के रोड़े को या पाँवों की बेड़ी को एनकम्बरेंस, डेटरेंस, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, है ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक, बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट होंगे। क्लास में रेगुलर हो तो मेरे ख्याल से हर 2-2.5 महीने में ये सारे वर्ड्स एक एक 2-2 बार आ जाते हैं। सभी रोड़ों के सिनोनिम है, आप डेटरेंस नाम का वर्ड रोड़ा यानी आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि चाइना तो ताइवान पे हमला करेगा ही, ऑलमोस्ट हमें इस चीज़ की श्योरिटी है, गारंटी हम ले सकते हैं। अब ये सारा सवाल है कब करेगा, इसी साल या अगले साल या उसके अगले साल। और इंडिया जैसे कंट्रीज़ को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ताइवान पे हमला होगा ना, तब दुनिया भर की सप्लाई चेन्स ख़राब होंगी, सेमीकंडक्टर्स की और भी कई चीज़ें जो चाइना से और ताइवान से हमारे पास आती हैं। दूसरा, इंडिया अगर अभी से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना ले जिसकी वजह से चाइना को ताइवान पे हमला करने में डर लगे या झिझक फील हो, तो काफ़ी हद तक इंडिया एक प्रिवेंटिंग पार्टी भी बन सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। अब वो पॉलिसीज़ इंडिया को बनानी पड़ेंगी। हमारा भला तो हम करेंगे ही, साथ साथ ताइवान का भला भी शायद कर पाएँ। आज के आर्टिकल में इस चीज़ को एनालाइज किया गया है हर एंगल से, और कुछ पॉलिसीज़ हमें सजेस्ट की गई हैं जो हम बना सकते हैं। शुरू करें। बड़ा ही डीप आर्टिकल है, मज़ेदार आर्टिकल है, कुछ नया ही सीखोगे इस आर्टिकल से, है ना, इंग्लिश के अलावा भी। कह रहे जी, शुरू कर रहा हूँ मैं। एज इंडिया एक्सपैंड्स इट्स नेशनल इंटरेस्ट इट फेसेस प्रेसिंग चैलेंजेस। देखिए, एज का मतलब होता है जैसे जैसे, या एज का मतलब होता है क्योंकि, दोनों में से कोई भी मीनिंग लग सकता है। कह रहे जी, क्योंकि या जैसे जैसे इंडिया एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट को। नेशनल इंटरेस्ट क्या है हमारे, हम बड़ी जीडीपी बने, हमारे बॉर्डर्स सेफ हों, हमारे पड़ोसी हमारे दोस्त हों। तो जैसे जैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया बढ़ाता है, वैसे वैसे इंडिया फेस करता है प्रेसिंग चैलेंजेस को। प्रेसिंग मतलब जो आपको प्रेस करती हो, दबाव डालती हो। तो बड़े ही दबाव डालने वाले चैलेंजेस को इंडिया फेस भी करता है। अब ये कौन से चैलेंजेस हैं? इंक्लूडिंग दोज कंसर्निंग ताइवान, जिसमें शामिल हैं वो वाले दोज जो कंसर्न करते हैं, जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं ताइवान से। इंडिया सब्जेक्ट है, एक्सपैंड्स इसकी वर्ब है, इट आया इंडिया के लिए, फेसेस इसकी वर्ब है। जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे ये होता है। अच्छा, दोज जो लगाया गया है, ये लगाया गया है चैलेंजेस के लिए, जिसमें शामिल है वो वाले चैलेंजेस जो ताइवान से कंसर्न्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे चैलेंज लिखा होता तो फिर यहाँ पे दैट लिख देते, सिंगुलर के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए प्लूरल। दैट और दोज वाला कनेक्शन आपको अच्छे से पता होगा। प्रेसिंग यानी जो चैलेंज करता हो, आपको समझ गए ना, दबाव डालता हो। फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा कंडीशनल लगा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सबको आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालो। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर भी मैं डाल दूंगा, मैच कर लेना। फर्स्ट सेंटेंस में विच कंडीशनल हैज़ बीन यूज्ड? जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। कह रहा जी, चाइनाज क्लेम्स ओवर ताइवान एंड इट्स मिलिट्री प्रिपरेशंस juxtaposed with the United States commitment to defend Taiwan create a complex geopolitical landscape। कह रहा है चाइना के जो दावे हैं, किसको लेकर के? ताइवान को लेकर के, कि ताइवान हमारा है, और इसकी जो मिलिट्री प्रिपरेशंस हैं, जो ये अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को तैयार कर रहा है। कह रहा है ये जो चीज़ें हैं ना, अगर इनको आप कंपेयर करें, जक्सटेपोज करें, आजू बाजू रखें, और किसके साथ में रखें? अमेरिका के कमिटमेंट के या उस वादे के जो है ताइवान को डिफेंड करने का। तो कह रहे ये जो सारे दावे हैं और अमेरिका का जो बीच में कमिटमेंट है, ये सब चीज़ें क्रिएट करती हैं एक बड़े ही जटिल, बड़े ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सीन को, अखाड़े को, है ना। चाइना कह रहा है हम जाएंगे ही जाएंगे, ताइवान को लेके रहेंगे। अमेरिका कह रहा है हमारे होते ले नहीं सकते। तो अगर ये काम होगा तो बहुत कंट्रीज़ इन्वॉल्व होने वाली हैं, बड़ा ही जियोपॉलिटिकल डिजास्टर होगा। क्लेम्स जो है सब्जेक्ट है आपका, क्रिएट इसकी वर्ब है, जक्सटेपोज करना, आजू बाजू रखना, बराबरी में रख के कंपैरिजन करना। कह रहे हैं जी, हाउएवर
इंडिया इज़ अनलाइकली टू इंगेज इन ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। कह रहे लेकिन बात ये भी है, हाउएवर, हालांकि बात ये है कि इंडिया बड़ा अनलाइकली है, बड़ा असंभावित है कि वो इंगेज करेगा, घुसेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान को लेकर के जो होने वाला है। और ये क्यों होगा ऐसा, हम क्यों नहीं घुस सकते? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इफेक्टिव पॉलिसी टूल्स एट इट्स डिस्पोजल। ये होगा वजह से, ड्यू टू बड़े बड़े इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स के। इंडिया के पास बड़ी चिंताएं हैं सिक्योरिटी की, इकोनॉमी की, हम कैसे लड़ें चाइना से, है ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमसे। और हमारे पास बहुत सारे इफ़ेक्टिव पॉलिसी टूल्स हैं, पॉलिसी को लेकर के ऐसे हथियार हैं जो हमारे डिस्पोजल में हैं, जो हमारे कब्जे में हैं, हम उनको यूज़ करेंगे ना, हमें क्यों लड़ना है चाइना से। समझ गए मीनिंग? इंडिया इज़ अनलाइकली टू इंगेज इन द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया के पास टेढ़ी उंगली है जिससे घी निकाल सकता है, और सीधी उंगली से इंडिया का बड़ा नुकसान हो सकता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्म्स में। इंडिया की वर्ब होगी इज़। चलो अब ये एट समवन डिस्पोजल, इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, डिस्पोजल का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अगर कोई चीज़ आपकी जेब में रखी है, घर में रखी है, आपके पास है, दैट थिंग इज़ एट योर डिस्पोजल। अगर मैं आपके पास आ जाऊँ, आपको बोलूँ सर मुझे बताओ क्या काम करना है ना, बताओ क्या पढ़ाऊँ मैं आपको, तो आई एम एज ए ट्यूटर एट योर डिस्पोजल। समझ पा रहे हैं? तो ये एट समवंस डिस्पोजल नाम के फ्रेज़ को याद रखना है। अब देखो, ये डिस्पोजल जो वर्ड है, इसी से एक और वर्ड बन सकता है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल हर वो चीज़ है जिसको आप यूज़ करके फेंक सकते हो। जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स, वो प्लेट्स हैं प्लास्टिक की, खाना खाया और आपने डिस्पोज कर दिया। अगर मैं आपके डिस्पोजल पे हूँ तो इसका मतलब है आप मुझे यूज़ कर सकते हो और जब चाहे आप मुझे फ्री कर दोगे। डिस्पोजेबल प्लेट्स भी वही होती हैं, आपने खाया और फेंक दिया। हर वो चीज़ डिस्पोजेबल होती है जो आप यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ करते हैं। अब इसका बिल्कुल उल्टा क्या बनेगा? ऐसी चीज़ जिसको आप डिस्पोज ना कर पाएँ, जिससे आप छुटकारा ना पा सकें, या जिसको आप समझ गए ना अलग ना कर पाएँ खुद से, तो वो क्या बन जाएगी? इनडिस्पोजेबल। मैं एक ही वर्ड से अलग अलग वर्ड्स बना रहा हूँ ताकि आप दिमाग में बैठा सको। मान लीजिए स्टूडेंट है, क्या उसके लिए पढ़ाई डिस्पोजेबल है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब। पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर आप स्टूडेंट ही नहीं हो। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई नहीं करते हो तो पढ़ाई आपके लिए इनडिस्पोजेबल है। लेकिन अंग्रेजी में इनडिस्पोजेबल नाम का कोई वर्ड नहीं है, इसकी जगह एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। इनडिस्पोजेबल नाम का वर्ड अंग्रेजी में यूज़ नहीं होता, इसको हम बोल देते हैं इनडिस्पेंसिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, ऐसी चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके या जिसके बिना ना रहा जा सके। चलिए, ये वर्ड मैंने आज आपको जो सिखाया, वन वर्ड, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। कह रहे जी, इंडिया स्टैंड्स इज सपोर्टेड बाय 3 की फैक्टर्स। भारत का ताइवान के हमले में, ताइवान की जंग में ना उलझना, ये जो स्टांस है, ये जो हमारा मुद्रा है, ये जो पोजीशन हमने ले रखी है, ये सपोर्टेड होती है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की वजह से। अब वो 3 फैक्टर्स आपको बताएगा। फर्स्टली, इट हैज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द करंट पीसफुल स्टेटस को। पहली चीज़ तो ये, भारत के छुपे हुए इंटरेस्ट हैं मेंटेन करने में इस हाल की शांति को, पीसफुल स्टेटस को। स्टेटस को मतलब प्रेजेंट कंडीशन, यथास्थिति, जो ताइवान चाइना और चाइना इंडिया के बीच में है ना, हमारी भलाई उसी में है कि ये शांति बनी रहे। और ये सारा काम कैसे होता है? विद ताइवान रिमेनिंग अ सेल्फ गवर्निंग एंटिटी विदाउट सीकिंग इंडिपेंडेंस। और ये तब होता है जब ताइवान बनी रहती है एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी, अपने आप पे राज करने वाला एक देश या राज्य, जो बिना किसी इंडिपेंडेंस को सीख करते हुए है, जो ये भी नहीं कहता है हम चाइना के अंडर में हैं और ये भी नहीं कहता है हम चाइना से अलग है। समझ पा रहे हो? अगर ऐसा रहता है ना तो इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ताइवान चाइना कब्जा ना सके और ताइवान चाइना से अलग हो ना सके, ये जो पीसफुल सा रहे, ऐसे ही चलता रहे और 50 साल, उसमें हमारी जैसी कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा है। इट की वर्ब है हैज़, इट आया इंडिया के लिए। स्टेटस को यानी प्रेजेंट कंडीशन, यथास्थिति। विद के साथ में एक नाउन लगा होगा और लगी होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बताएगा इस चीज़ के साथ ही ऐसा होता है। ताइवान के रिमेन बने रहने के साथ ही सेल्फ गवर्निंग एंटिटी हमारे को बड़ा फ़ायदा है।
कह रहे जी अब ये ऐसा क्यों है? बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ताइवान हैज सर्ज सिंस 2001। दो तरफा व्यापार दोनों ही देशों के बीच में बढ़ चुका है सन 2001 से, पिछले 20-22 सालों में, विद डिस्कशंस ऑन गोइंग फॉर ए पोटेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये काम हो रहा है उन डिस्कशंस के साथ ही जो अभी ऑन गोइंग है, जो जारी हैं, चालू हैं, एक पोटेंशियल FTP की, FTA की, जिसमें आप फ्री ट्रेड कर पाएंगे। चाइना को, ताइवान को हम बेच पाएंगे उनके बाज़ारों में, और वहाँ से यहाँ आ पाएगा बिना टैक्स के। ट्रेड की वो है सर्च्ड विद वाली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में आप सीख रहे हो ना स्ट्रक्चर्स को, सैटरडे संडे, तो ये विद वाली स्ट्रक्चर वही है जो बार बार आप देख रहे हो। विद प्लस में नाउन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म, इस चीज़ के होने के साथ ही। कह रहे जी कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडियन एंड ताइवानीज फर्म्स exemplified by Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation and the Tata Group's partnership to establish India's first semiconductor fabrication plant underscore the importance of stability। कह रहे जो कोलैबोरेशंस हैं, जो मिले जुले जो हैं रिश्ते हैं, हमारी कोई कंपनी ताइवान की कंपनी से मिल गई, वहाँ की सरकार ने हमारी कंपनी को ख़रीद लिया, ये जो कोलैबोरेशंस हैं ताइवानीज़ और इंडिया फर्म्स में, हम दोनों देशों की कंपनियों में। अब ये देखो, ये जो कोलैबोरेशन है ना, इनको एग्जाम्प्लीफाई किया गया है, इनका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी PSMC नाम की कंपनी, और जो हमारे टाटा ग्रुप है, इन दोनों की पार्टनरशिप के द्वारा। और ये पार्टनरशिप हुई है इस्टेब्लिश करने के लिए, नींव रखने के लिए भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की, सेमीकंडक्टर को बनाने वाले एक जो है फैक्ट्री की। कह रहे ये वाली जो कोलैबोरेशन है, जिसका एग्जांपल इन दोनों कंट्रीज़ की कंपनीज़ ने दिया है, हमारे टाटा ने और वहाँ के PSMC ने। कह रहे ये कोलैबोरेशंस अंडरस्कोर करती हैं, हाईलाइट करती हैं, जोर दे के एम्फसाइज करती हैं उस इम्पोर्टेंस को, महत्वपूर्णता को, जो है स्थिरता की, स्टेबिलिटी की, इन द ताइवानी स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट में, चाइना के पास के इस नैरो पैसेज वे में। ठीक है, चलो कोलैबोरेशंस की वर्ब है अंडरस्कोर। फैब्रिकेशन यानी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे कुछ किसी चीज़ को बनाया जाए, ढाला जाए, तो ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट आप समझ गए हैं, जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को रोशनी डाल के बताना, सबके सामने रखना। स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो सा पैसेज वे होता है, पानी का रास्ता होता है बहुत नैरो, जिसके इस तरफ भी समंदर है और इस तरफ भी समंदर है। दो लैंड मासेस के बीच में से गुजर रहा है, जो दो समंदरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। तो ताइवान स्ट्रेट जो है, वहाँ पे पूरा का पूरा ये तमाशा होने वाला है। चलिए इसी पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे नदी हो, समंदर हो, ओशियन हो, स्ट्रेट हो, कैनाल हो, इन सभी के आगे आपको द लगाना होता है, प्रॉपर नाउन्स के आगे, है ना। मान लीजिए पनामा कैनाल है, पनामा नहर है, तो द पनामा कैनाल। गंगा नदी है तो द गंजीज रिवर। नील नदी है द नाइल रिवर। जो भी लिखना चाहें आप, समंदर के आगे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वाटर बॉडी है जिसके प्रॉपर नाउन के आगे, नाम के आगे द नहीं लगता, और वो कौन सी होती है? लेक्स। तालाबों के नाम के आगे द नहीं लगाते। सांबर लेक है तो द सांबर लेक नहीं लिखेंगे। वुलर लेक है तो द वुलर लेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेक्स के प्रॉपर नाउन्स के नाम के आगे कभी द नहीं लगाना है। उसके अलावा सभी वाटर बॉडीज़ अपने आगे द को लेती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बार हो चुके हैं, रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि फटाफट आप इनको रिवाइज कर सकें। अब दूसरा रीज़न बताएगा। पहला रीज़न तो हमने देख लिया, बड़ा हमारा ट्रेड जो है अच्छे से ताइवान से बढ़ रहा है। कह रहा है जी सेकेंडली, एनी एग्रेसिव एक्शन बाय चाइना अगेंस्ट ताइवान वुड इन्फ्लिक्ट सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इंडिया। दूसरा ये है कि कोई भी एग्रेसिव एक्शन अगर हुआ चाइना के द्वारा, कोई भी जानलेवा हमला जो है, एग्रेशन भरा काम जो है चाइना ने किया ताइवान के खिलाफ, तो ये इन्फ्लिक्ट करेगा, ये लगाएगा बहुत ही ख़राब, बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को, आर्थिक परिणामों को भारत पे। एक्शन की वर्ब है वुड इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट और इम्पोज का मतलब होता है जबरन किसी चीज़ को लगाना, किसी खराब कॉन्सिक्वेंस को लगाना, चोट मारना, फाइन मारना,
है ना, ऐसी चीज़ों को लगाने या मारने के लिए इन्फ्लिक्ट और इम्पोज वर्ड का यूज़ किया जाता है नेगेटिव चीज़ों के लिए। अब कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव होंगी भारत पे? डिसरप्शंस इन ग्लोबल ट्रेड विद चाइना एंड ताइवान वुड हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स। जो डिसरप्शंस हैं ग्लोबल ट्रेड पे, पूरे दुनिया के व्यापार पे, जो ताइवान और चाइना के साथ में हुआ करता है, कह रहे ये डिसरप्शन जो है ये लेकर के आएंगे या रखेंगे बहुत दूरगामी नतीजों को, इफ़ेक्ट्स को, विद एस्टिमेटेड कॉस्ट सरपासिंग 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अगेन विद वाली स्ट्रक्चर है। साथ ही एस्टिमेटेड कॉस्ट के, इस पूरे जंग की कॉस्ट के जो एस्टिमेटेड है सरपास करने के, क्रॉस करने के ग्लोबल जीडीपी के 10% को। तो चाइना ताइवान के झगड़े में 10% दुनिया की जीडीपी अफेक्टेड होगी इन द मीडियम टर्म, है ना, ऐसे आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। डिसरप्शंस की वर्ब है वुड हैव यहाँ पे रख रहा है एक्सपीरियंस करने को, है ना। हैव वर्ब के कई यूज़ होते हैं, खाने पीने के लिए भी हैव यूज़ होता है, रखने के लिए भी होता है, एक्सपीरियंस करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है। कह रहा है इंडियाज इकॉनमी वुड बी हार्डर हिट। भारत की इकॉनमी और ज़्यादा बुरे से प्रभावित होगी। दुनिया में एवरेज 10% होगा प्रभाव, भारत में हो सकता है 40% हो जाए। हमारी इकॉनमी हार्डर हिट होगी, ज़ोरों से चोट खाई होगी देन द यूनाइटेड स्टेट्स, बजाय अमेरिकन इकॉनमी के। फेसिंग क्रिटिकल शॉर्टेजेस इन वाइटल सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। फेस करते हुए क्रिटिकल शॉर्टेजेस को खास सेक्टर्स में, वाइटल सेक्टर्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है और फार्मा का सेक्टर है। भारत में दवाइयाँ बननी मुश्किल हो जाएंगी और फ़ोन जो चाइना से आते हैं, चाइनीज़ फ़ोन लेके हम 15-15 हज़ार के जो काम चला रहे हैं अपने, सारा काम जो है इंडिया का बंद हो जाएगा। इकॉनमी की वर्ब है वुड बी। हार्ड हिट, हार्डर हिट। हिट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हिट एक वर्ब ऐसी है जिसका V1 V2 V3 सेम होता है। याद है ना, कट, हिट, सेट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हर्ट, स्प्लिट, क्विट, शट। लिस्ट आपको करवाई हुई है, नोट्स खोल के देखो, है ना। ये वर्ब्स को V1 V2 V3 में चेंज नहीं करना है। हिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, इकॉनमी विल बी हिटेड, गलत हो जाएगा। हिट 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 V1 V2 V3। चलिए थर्ड रीज़न बताएगा। फर्स्ट रीज़न क्या था कि हम बड़े मज़े में हैं, मज़ा आ रहा है हमें जो है ताइवान के साथ, खूब सारा काम कर रहे हैं, देश में सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, ना हो झगड़ा तभी अच्छा है। सेकंड रीज़न क्या है जी, झगड़ा अगर हुआ तो हमारी जो है इकॉनमी की टाइटा फिश हो जाएगी, बहुत परेशान होंगे हम दवाइयाँ बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करने के लिए। अब तीसरा रीज़न बताएगा। कह रहे जी थर्डली, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर माथ, इंडियाज़ लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल स्टैंडिंग कुड बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड। तीसरी चीज़ ये है कि बिना रिगार्ड दिए, बिना तवज्जो दिए इस बात को, और किस बात को, इस कॉन्फ्लिक्ट के आफ्टर माथ को या इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, नतीजों को, चाहे चाइना जीते, चाहे ताइवान जीते, चाहे दोनों हारें, इस बात को भूल जाओ, चाहे कुछ भी हो। कह रहा होगा ये भारत की जो स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, वो बहुत बुरे से प्रभावित हो सकती है, इम्पैक्टेड हो सकती है सिग्निफिकेंटली। रिगार्डलेस ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, है ना, बिना इस चीज़ को रिगार्ड दिए, बिना इस चीज़ की बात किए। आफ्टर माथ मतलब कॉन्सिक्वेंसेज या किसी चीज़ के नतीजे, फॉल आउट भी बोलते हैं आफ्टर माथ को। अच्छा कैसे होगा ये? इफ़ चाइना वर टू प्रिवेल ओवर ताइवान स्पेशली इन अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, इट वुड पॉज चैलेंजेस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज। अगर चाइना प्रिवेल कर दे, इफ़ चाइना वर टू प्रिवेल, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, बात करते हैं फ्यूचर की, एक वीडियो कर चुके हैं ना इस पर अलग से। आई एम टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। अगर चाइना प्रिवेल करने वाला है ताइवान के ऊपर, जीतने वाला है ताइवान के ऊपर, प्रिवेल ओवर करना, फतेह पाना, खास करके एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में, एक छोटे स्केल के कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये चीज़ पोज करेगी, खड़ा करेगी चैलेंजेस को अमेरिका के लिए और इसके एलाइज के लिए। इसके अलाई कौन होते हैं? दोस्त, है ना, अमेरिकन दोस्त। और ये सारा काम होगा डिसरप्टिंग रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड पोटेंशियली इम्बॉल्डनिंग चाइना टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस इवन द इंडियन ओशन रीजन। डिसरप्ट करते हुए रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया रीजन में, और संभावित तौर पे दुस्साहसी बनाते हुए, बोल्ड करते हुए, स्ट्रेंथन करते हुए चाइना को, कि ये अपने इन्फ्लुएंस को और एक्सपैंड करे
ताइवान से भी आगे तक अपना टेरिटरी ले जाए, खास करके इंडियन ओशन रीजन में हमारे घर के आसपास। लंबा सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल लगा हुआ है। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, इफ़ चाइना वर टू प्रिवेल इट वुड पॉज चैलेंजेस। याद है ना, सेकंड कंडीशनल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है इफ़ के साथ में, और फिर वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पंछी हूँ तो मैं उड़ जाऊँ। चलिए, चाइना की वर्ब होगी वर, सेकंड कंडीशनल वाली, पास सब्जेक्टिव मूड में। इट की वर्ब है वुड पॉज। इफ़ लगा हुआ है कंडीशनल बनाने के लिए। एम्बोल्डन करना, दुस्साहसी बनाना, स्ट्रेंथन करना, किसी को एनकरेजमेंट और साहस देना। इंडियन ओशन लगा हुआ है तो भैया ओशन के आगे हमेशा द लगेगा। अभी आपको बताया था, सिर्फ झीलों के नाम के आगे द नहीं लगता, बाकी सभी वाटर बॉडीज अपने आगे द लेती हैं। चलिए, लास्ट पैराग्राफ। इंडिया हैज़ वेरियस पॉलिसी ऑप्शंस टू प्रिवेंट अ क्राइसिस ओवर ताइवान। भारत के पास बहुत सारे पॉलिसी ऑप्शंस हैं, बहुत उंगली टेढ़ी करके काम करने के लिए काम है हमारे पास, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें एक क्राइसिस को ताइवान को लेकर के। अब ये कैसे होगा? इंडिया की वर्ब होगी हैज़, क्राइसिस सिंगुलर है इसलिए अ लगाया गया है। अगर ये प्लूरल होता क्राइसिस तो फिर ई एस लगता है पीछे आई एस की जगह। पता है ना, बेसिस आई एस और ई एस के साथ में, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ऐसे ही थीसिस, हाइपोथेसिस, एक्सिस, क्राइसिस, सभी वर्ड्स को आप आई एस और ई एस से सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। कह रहा है जी, लेवरेजिंग इंटरनेशनल लॉ, क्राफ्टिंग एंटी एग्रेशन नैरेटिव्स, कोऑर्डिनेटिंग डिप्लोमेसी, मैनेजिंग इकोनॉमिक रिस्क, conducting information operations and offering military support to US forces in the Indian Ocean can enhance deterrence against Chinese aggression। कह रहा है अगर ये 5 चीज़ें कर लेना, इंटरनेशनल लॉ को हम लेवरेज करें, जो कानून बना हुआ है इंटरनेशनल लॉ उसको हम यूज़ करें, चाइना को बार बार याद दिलाएं कि चाइना भाई तुम हमला नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि ये ताइवान एक सॉवरेन स्टेट है, इस पर आप हमला नहीं कर सकते हैं। फिर हम क्राफ्ट करें एंटी एग्रेशन नैरेटिव्स को, ऐसी नैरेटिव बताएं, ऐसी स्टोरियां बनाएं सोशल मीडिया पे जो एंटी एग्रेशन हो, एग्रेशन के जो है एग्रेशन को समझ गए ना, एग्रेशन को कम करने वाली हो। डिप्लोमेसी को कोऑर्डिनेट करें, दोनों कंट्रीज के साथ में डिप्लोमेटिक बातचीत करें। मैनेज करें इकोनॉमिक रिस्क को, जो चाइना से रिस्क होने वाला है इस जंग की वजह से, उस रिस्क के लिए पहले से कुछ इंतजाम करें। और अपने इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को कंडक्ट करें, हमें पता रहे कि कब क्या होने वाला है। और साथ में हम ऑफ़र करें या दे दें अमेरिका को मिलिट्री सपोर्ट, जब जब इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका आए ताइवान को डिफेंड करने। ये सारे काम करके हम इस डेटरेंस को, इस रास्ते में रोड़े को बढ़ा सकते हैं चाइना के एग्रेशन के सामने। इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है चाइना ताइवान पे हमला ना करे। लंबा सेंटेंस अच्छा बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपने देख ली। ये 6 के 6 जो हरे हरे आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6वां जुड़ा हुआ है एंड से। इन सब की वर्ब है कैन एनहांस, इन्हांस करना, बढ़ाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। डेटरेंस, एनकम्बरेंस, रस्ते का रोड़ा, पाँव की बेड़ी, याद है ना वर्ड। कह रहे जी दीज 6 मेजर्स जो ऊपर बात हुई है, दीज मेजर्स प्रोटेक्ट नॉट ओनली इंडियाज इंटरमीडिएट इंटरेस्ट बट ऑल्सो बोस्टर इट्स इकोनॉमिक पोजीशन। ये सारे कदम जो हम बात कर रहे हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं ना केवल भारत के इमीडिएट इंटरेस्ट को, शॉर्ट टर्म में हमारी भलाई को, बल्कि ये बोल्स्टर भी करते हैं, मजबूत भी बनाते हैं हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, दुनिया भर में स्ट्रेटेजी के तौर पे हमारी रैंकिंग को। मेजर्स की वर्ब आई हैं 2, पहली आई है प्रोटेक्ट, दूसरी आई है बोल्स्टर। सेंटेंस सही है गलत है ये बताओ। मेजर्स की 2 वर्ब हैं, पहली आई है प्रोटेक्ट, दूसरी आई है बोल्स्टर। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ी हुई हैं। क्या सेंटेंस सही है गलत है? सेंटेंस गलत है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो 2 वर्ब्स को मिलाएगा तो दोनों वर्ब्स जो हैं इनके बाद में आएंगी। दीज मेजर्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट, नॉट ओनली प्रोटेक्ट, ना केवल ये प्रोटेक्ट करते हैं भारत के इंटरेस्ट को, बट ऑल्सो बोल्स्टर, बल्कि ये बोल्स्टर भी करते हैं, मजबूत भी बनाते हैं हमारी पोजीशंस को। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो से सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को आपको कनेक्ट करना होता है।
यहाँ पे वर्ब रखी है दूसरे वाले के पास, तो पहले वाले के बाद में भी वर्ब ही होनी चाहिए, इसकी पोजीशन यहाँ पे रखनी चाहिए। कह रहे जी डिस्पाइट पोटेंशियल चाइनीज रेपरकशंस द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन आउटवे दोज ऑफ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। बावजूद पोटेंशियल चाइनीज इनकर्शंस के, रिपरकशंस के, बावजूद चाइना से आने वाले बुरे परिणामों के, हम अगर इस झगड़े के बीच में पड़े तो चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा ही हमारे साथ। हमसे 5 गुना बड़ी इकॉनमी है, 2.5 गुना बड़ी मिलिट्री है, तो बावजूद इन सारे रिपरकशंस के जो चाइना से हमें बुरे परिणाम मिलेंगे, जो कॉस्ट है, जो कीमत है इनएक्शन की या हाथ पे हाथ धरे रहने की, वो कॉस्ट बहुत आउटवे करती है, बहुत ज़्यादा वजन डालती है, बहुत ज़्यादा भारी है वो। और किसके मुकाबले? प्रोएक्टिव इंगेजमेंट के मुकाबले, सामने से कोई स्ट्रेटजी बना के इंगेज करने के मुकाबले। ठीक है, अगर हाथ पे हाथ धरे रहे तब तो बहुत ही बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी, थोड़ा बहुत हाथ पांव चला लोगे तो ज़्यादा फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। और कह रहे ये सारा काम होगा नेसेसिटेटिंग अ रीअसेसमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी अप्रोच, नेसेसिटेट करते हुए, ज़रूरी बनाते हुए एक रीअसेसमेंट को, पुनर्विचार को, रीलुक को भारत की पॉलिसी अप्रोच में। और ये किस लिए? टू इफेक्टिवली एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस, ताकि एड्रेस किया जा सके इफेक्टिवली इमर्जिंग चैलेंजेस को, उभरते हुए चैलेंजेस को। लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा हैवी है पर इसका मीनिंग आपने निकाल लिया। अगर हाथ पांव चलाए तो चाइना से रेपरकशंस आएंगी, चाइना LAC LOC पे हमला करेगा, LOC पे करवाएगा, LAC पे खुद कर देगा। लेकिन अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे चाइना के डर से, तो जो कॉस्ट हमारे सर पे आएंगी वो और भी भारी होंगी। इससे अच्छा हम कुछ बने, कुछ पॉलिसी बना के उस पर काम करें इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। कॉस्ट की वर्ब है आउटवे, आउटवे करना, किसी चीज़ से ज़्यादा वे करना, उससे ज़्यादा वजन रखना, उस चीज़ को पीछे छोड़ देना, उससे ज़्यादा वजनदार हो जाना। रेपरकशंस आप समझते हैं, फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, आगे से आगे निकलने वाले नतीजे। ठीक है, रेमिफिकेशन, रेपरकशन, कॉन्सिक्वेंस सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा भाई? चलो, आज के आर्टिकल में वोकैब अच्छी थी इसलिए मैंने अलग से ग्रामर आपको नहीं करवाई, बीच बीच में जो रूल्स आए वही आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर दिए। क्विज पे बढ़े अपने। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी तरह का, जो आप लास्ट लाइन थी उस पर फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला। इस सेंटेंस की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये सेंटेंस आपको अपने 6वीं क्लास के भाई को समझाना हो हिंदी में, इंडिया और चाइना और ताइवान को बीच में लेकर के, तो आप उसको कैसे बताएंगे? 4 तरीके दिए गए हैं, सही तरीके को आपको चूज़ करना है। आप उसको ये बोलेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंटरफेयर किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इंडिया का, या आप उसको ये बोलेंगे भारत को ज़रूरत है कि ताइवान की फ्रीडम को सपोर्ट करे, ताइवान को मिलिट्री और फौजें भेज के, है ना, खड़ी हो जाए ताइवान के साथ। या आप उसको ये बोलेंगे भारत को ना के बराबर ही बेनिफिट होगा या कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर भारत बाय स्टैंडर्ड बन के खड़ा रहा, साइड में मूक दर्शक बन के खड़ा रहा इस कॉन्फ्लिक्ट में, बजाय किसी इम्प्लीमेंट करने के किसी अच्छी मिटिगेशन पॉलिसी को, इस मामले से निपटने के लिए किसी अच्छी राहत देने वाली पॉलिसी को। या आप उसको ये बोलेंगे कि कोई भी इंगेजमेंट जो है इंडिया की तरफ से, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री के हिसाब से हो, वो चाइना को इन्फ्यूरिएट करेगी, गुस्सा करेगी और इसके एग्रेशन को इनवाइट करेगी भारत के बॉर्डर्स पे और भारत की इकॉनमी पे। अब गलत मत करना, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, इसी वीडियो के नीचे रखा हुआ है, हिंदी में बता दिया, अब थोड़ा ना गलत करोगे। चलो, बीच में क्वेश्चंस हैं अगेन वोकैब के। ऐसी चीज़ जिसको छोड़ ना पाए, विच कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ या डिस्पेंस्ड विद। ठीक है, डिस्पेंस्ड विद, उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड आपको करवाया था अच्छे से, है ना, डिस्पोज, डिस्पोजेबल। वहीं से 2 चीज़ों को आजू बाजू रख के कंपैरिजन करने को क्या बोलते हैं? वेस्टेड जो है इसका क्या मीनिंग है? हिडन, रेपरकशंस या लेवरेज। एनकम्बरेंस नाम के वन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? हिंदी में लिख देना तो भी चलेगा, एनकम्बरेंस, है ना। एनकम्बरेंस क्या होता है? इन्फ्लिक्ट आप किस चीज़ को कर सकते हैं? डिस्पोजल को, डैमेज को या ट्रेड को। इनमें से कौन सी चीज़ इन्फ्लिक्ट या इम्पोज की जा सकती है? तीनों में से। कोलोकेशन फ्रेज है। सबके आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, अपने आंसर निकालो, मेरे वाले से मैच करते जाओ, इसी वीडियो के नीचे रखें। लास्ट में 3 एरर्स हैं,
पहली एरर मिलेगी इस बॉन्ड की वजह से इसके आसपास, दूसरी मिलेगी इस देन नाम की कंजंक्शन की वजह से या इसके आसपास, और तीसरी मिलेगी इस ऑन नाम के वर्ड की वजह से या इसके आसपास। आंसर फर्स्ट कमेंट में है। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास अगर पूरी देखी है और समझ में आई है तो बताया करो। पूरी देखने वाले बच्चे पूरी देखी पीडी लिख करके, और इंटरेस्टिंग भी लगी पीडीआई लिख करके। ऐसी क्लासेस जिन पे पीडीआई और पीडी ज़्यादा होता है उनके टॉपिक्स को मैं ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ उसी लेवल के आर्टिकल्स के साथ। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।